और सवाल मेरा यही है, 25 साल बिना दवाई के, बिना गोली के, क्या वाकई सच है या ये सिर्फ बातें बातें हैं जो वीडियोस कंटेंट में हम लगातार आपकी सुनते रहे हैं? आज इसीलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं। सबसे पहले इस सवाल का जवाब आप दीजिए। लेकिन आप लगातार चाय पर भी सवाल उठा रहे हैं डॉक्टर साहब, इसके पीछे क्या है? क्या सच्चाई इसके पीछे छिपी हुई है? आप एलोपैथी के डॉक्टर हैं, इतने बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इस देश के अंदर हैं, जगह जगह गली मोहल्लों में खुल रहे हैं। लगातार आप आयुर्वेद और नेचुरोपैथी पे बात करेंगे तो लोग अगर इस तरीके से स्वस्थ होने लगे तो उन अस्पतालों का क्या होगा? डॉक्टर तो सिर्फ अपना फायदा देखता है, आप डॉक्टर होकर अपना फायदा नहीं देख रहे, बल्कि आप तो ये देख रहे कि जनता को कैसे और स्वस्थ किया जाए। कि हार्ट अटैक से हम बच सकते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर की दिक्कत नहीं आएगी अगर हम सुबह शाम शंख बजाएंगे। फिर इसी तरह से हम घर की छत पे झंडा लगाएंगे तो हमें डिप्रेशन रह नहीं सकता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी झंडा लगाएगा वो उसका फायदा उठाएगा। ये भारत के झंडे को एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा ना समझें या खाली शंख को एक प्रतीक ना समझें। भारतीय संस्कृति बड़ी महान है। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। आज मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से जो भारत में जबरदस्त वायरल है। भारत के अलावा दूसरे देशों में भी उन्हें खूब देखा जा रहा है, उनकी चर्चा हो रही है। फिर चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, तमाम देशों में उनका कंटेंट इस वक्त खूब धमाल मचा रहा है। लगातार लोगों की फोन कॉल्स पे ये जानकारी हमें मिल रही है कि आखिरकार वो हैं कौन, रहते कहां हैं, करते क्या है, लाइफस्टाइल कैसा है। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर मनोज मित्तल की, जो इस वक्त करनाल में रह रहे हैं, लेकिन जन्म उनका हरियाणा के जींद में हुआ। पढ़ाई नैनीताल में की और उसके बाद इलाहाबाद से एमबीबीएस किया और बाद में आगरा से एमडी उन्होंने हासिल की। लेकिन अब अपने क्लिनिक के साथ साथ वो अपने कंटेंट से भी लोगों को जानकारियां साझा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है डॉक्टर मनोज मित्तल। और डॉक्टर साहब से आज सवाल यही होंगे कि 25 साल इनकी शादी को हो गए हैं, लेकिन इनका पूरा परिवार 25 साल से कभी बीमार नहीं पड़ा। एक गोली की भी जरूरत डॉक्टर साहब और इनके परिवार को नहीं पड़ी। ये खुद डॉक्टर हैं लेकिन फिट बहुत जबरदस्त तरीके से हैं। जैसे शादी के दिन थे ऐसे ही आज भी है। इन्होंने अपनी सेहत पर, अपने परिवार की सेहत पर और दवाइयों से छुटकारा बहुत आसानी से पा लिया। आज डॉक्टर साहब से यही पूछेंगे। वैसे तो डॉक्टर साहब के पास लगातार मरीजों की कतार लगी रहती है, उनको दवाई देते हैं, लेकिन आज ये वीडियो आपको बताएगा कि कैसे आप फिट रहेंगे। इस वीडियो को आखिरी तक देखना क्योंकि आपको ये बहुत लाभ देने वाला है। तो डॉक्टर साहब मेरे साथ है। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका एडवांस इंडिया पर। और सवाल मेरा यही है, 25 साल बिना दवाई के, बिना गोली के, क्या वाकई सच है या ये सिर्फ बातें बातें हैं जो वीडियोस कंटेंट में हम लगातार आपकी सुनते रहे हैं? आज इसीलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं। सबसे पहले इस सवाल का जवाब आप दीजिए। नवीन जी, मैं एक योगी हूँ, मेरा परिवार योगी है, हम लोग हमेशा निरोगी रहते हैं। आजकल 99% बीमारियाँ गलत खान पान, गलत रहन सहन से होती हैं। हॉस्पिटलों में भीड़ लगी हुई है, लेकिन वो जब खान पान की धज्जियाँ उड़ाते हैं लोग तब बीमार होते हैं। मेरे हर लाइव सेशन में यही होता है कि डायबिटीज़ आखिर क्यों हुई, ब्लड प्रेशर आखिर क्यों हुआ। अगर इसका कारण ठीक कर लेंगे तो बीमारी हो ही नहीं सकती। मैं आपको 5 पॉइंट्स भी बताऊँगा कि अगर वो 5 पॉइंट्स फॉलो करेंगे तो हम बीमार होंगे नहीं, और बीमारियां हैं तो वो रिवर्स हो सकती हैं। बस उसका ध्यान रखने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर तो एलोपैथी हैं, एमबीबीएस एमडी हैं, लेकिन आप नेचुरोपैथी पे बात करते हैं, आप आयुर्वेद पर बात करते हैं। मतलब क्या संबंध है? और लगातार हमने तो डॉक्टर देखा पर्चे पे दवाई लिखी, उसके बाद कोई संबंध नहीं। डॉक्टर तो बड़े रिजर्व दिखते हैं, बहुत उनका रूटीन ऐसा है कि वो सुबह से शाम तक बिजी हैं, उसके बाद डॉक्टर तो कहीं नजर नहीं आते। लेकिन आप उसके बाद कहीं वीडियोस में वायरल होते हैं, कहीं आपकी खूब वीडियो वायरल होती है। तो इस संबंध मैं पूछ रहा हूँ, ये नेचुरोपैथी और जो आयुर्वेद का जो संबंध है, ये आखिर है क्या? ये संस्कृति है क्या? ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आप? नवीन जी, मैं सोशल हूँ, मेरे पास बड़े सारे लोग आते हैं, गांव के एमएलए आते हैं, सरपंच आते हैं, गांव से आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए बीपी ठीक नहीं होता, डॉक्टर साहब फैटी लीवर ठीक नहीं होता, डॉक्टर साहब मोटापा कम कर दो। मैं कहता हूँ योग कर लो, ठीक हो जाओगे। वो फिर कहते हैं कि जी बिजी हूँ डॉक्टर साहब, कोई और नुस्खा बता दो, बिजी हूँ मैं तो। मैं कहता हूँ क्या नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादा बिजी हो? क्या योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा बिजी हो? जैसी फिटनेस उनकी है, जहाँ 60 साल की उम्र में लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, वहीं 60 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी जी ने देश को संभाला, गद्दी संभाली, और अब पूरे देश और दुनिया उनकी तरफ देखती है।
जो बोलते हैं दुनिया देखती है, उनकी फिटनेस का, मेंटल फिटनेस का, फिजिकल फिटनेस का ये लेवल है। तो मैं चाहता हूँ कि खान पान रहन सहन को सुधार के, लाइफस्टाइल को ठीक करके, ये तभी हो सकता है जब होलिस्टिक अप्रोच अपनाएंगे, जब इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाएंगे, तो हम सबको मिला के साथ चलेंगे तो बड़ा आगे देश की सेवा होगी। लेकिन प्रधानमंत्री तो बताते हैं कि चाय वाले हैं, वो तो चाय की चुस्की में उनकी कुछ जादू है कि लगातार वो फिट हैं। और मैं आपको देखता हूं कि आपकी वीडियोस में भी ये नजर आता है कि चाय तो कतई मत पीजिए, चाय तो एक तरह से जहर है, मीठा जहर है जो धीरे धीरे आदमी को बीमार करता है। आप कैसे देखते हैं? लोग कहते हैं ग्रीन टी पीजिए, ग्रीन टी तो सेहत का राज है, मोटापे को कम करेगा, अपने हार्ट को अच्छा रखेगा, लेकिन आप लगातार चाय पर भी सवाल उठा रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसके पीछे क्या है? क्या सच्चाई इसके पीछे छिपी हुई है? देखिए, ग्रीन टी, रेड टी, ब्लैक टी, येलो टी, ये सारी नशे की चीज़ें हैं, इनसे बचना चाहिए। भारत को आज़ाद हुए 70 साल हो गए। पिछले 200 साल पहले अंग्रेज यहाँ पे आए थे और ये सब छोड़ के चले गए। भारत तो काढ़ों का देश है। यहाँ पे तो लोग तुलसी, अजवाइन, गिलोय का, अदरक का काढ़ा पीते थे, हमेशा निरोगी रहते थे, फिट रहते थे। पिछले 200 साल में ही पूरी दुनिया को बीमारियों ने जकड़ लिया है। और जो एक दवाई ईजाद होती है, 10 साल बाद उस दवाई के साइड इफेक्ट आते हैं, फिर वो बैन हो जाती है। हमें दवाइयों के चंगुल से बाहर निकलना है तो इस वेस्टर्न कल्चर को छोड़ना पड़ेगा, चाय की आदत को छोड़ना पड़ेगा। मेरे जो सगे भाई हैं वो 70 साल के हैं, तो नरेंद्र मोदी जी मेरे भाई के बराबर हैं। मैं उनका शुभचिंतक हूँ और उन्होंने जो देश को संभाला है, जो देश की सुरक्षा करी है, वैसी आज तक मैंने इतिहास में कभी देखी नहीं। हमने तो इतिहास में सुना है नाम कि राजा विक्रमादित्य हुए भारत के देश में, राजा सम्राट अशोक हुए, लेकिन ऐसे मैंने तो पिछले अपने 50 साल के लाइफ स्पैन में ऐसे कोई मंत्री वो देखे नहीं, नेता नहीं देखे जिन्होंने भारत को इतनी अच्छी तरीके से संभाला हो। मैं चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी आगे 100 साल की उम्र तक देश की सुरक्षा करें और भारत माता की सेवा करें। हमें इतिहास से सीखना चाहिए, हमें इतिहास से सीख लेनी चाहिए। हमने एक महापुरुष को खोया है। अगर वो 50 साल और हमारे साथ होते तो वो आज भारत विश्वगुरु बन जाता, लेकिन वो बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, इसलिए देश की सेवा इतनी लंबी नहीं कर पाए। तो मैं हाथ जोड़ के गुहार लगाना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी भी चाय छोड़ दें। ये चाय भारत की संस्कृति का हिस्सा नहीं है। साल तो मोदी जी ने प्रधानमंत्री के तौर पर जी लिए, बहुत अच्छे से उन्होंने देश को चलाया। अब तो उन्होंने भी कहा था कि 10 साल मेरे हैं, आगे वो किसी और को देंगे। चलिए, ये तो बात राजनीति की है, लेकिन अब मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब, आप एलोपैथी के डॉक्टर हैं, इतने बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इस देश के अंदर हैं, जगह जगह गली मोहल्लों में खुल रहे हैं, लगातार आप आयुर्वेद और नेचुरोपैथी पे बात करेंगे तो लोग अगर इस तरीके से स्वस्थ होने लगे तो उन अस्पतालों का क्या होगा? डॉक्टर तो सिर्फ अपना फायदा देखता है, आप डॉक्टर होकर अपना फायदा नहीं देख रहे, बल्कि आप तो ये देख रहे कि जनता को कैसे और स्वस्थ किया जाए। देखिए, अगर मुझे हेल्थ मिनिस्टर मिले भारत के, अगर आपके माध्यम से कभी ऐसा समय आया तो मैं उनको रोड मैप बताऊंगा कि क्या भारत की नई स्वास्थ्य नीति होनी चाहिए। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने भारत की नई शिक्षा नीति बनाई है, इससे भारत विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। ये बड़ी अच्छी शिक्षा नीति है। इसी तरह से भारत की स्वास्थ्य नीति भी नई बननी चाहिए, जिसमें कि पूरा आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए। ये बड़े दुख की बात है कि भारत को 70 साल हो गए आज़ादी को हुए और 70 साल से हेल्थ बजट का 93% हिस्सा एलोपैथी में जाता रहा और 7% में आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और ये सारी सिद्धा, यूनानी, योगा, ये सब सिमट गए, ये सिमट के रह गए। बड़ा सोतेला व्यवहार हुआ भारत की संस्कृति के साथ में। ये एलोपैथी तो केवल पिछले 200 साल से आई है। भारत में तो 3000 साल से आयुर्वेद का वर्चस्व है और उससे पहले भारतीय संस्कृति का वर्चस्व रहा है, तो उसको हम भूल के आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे हिसाब से एक नया ऐसा सिलेबस बनना चाहिए, एक ऐसा बजट का प्रारूप बनना चाहिए कि जिसमें अब जो आने वाले समय में डॉक्टर बने, उसमें 25% हिस्सा एलोपैथी का हो, 25% आयुर्वेद का, 25% नेचुरोपैथी का और 25% योग और लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन के लिए जाना चाहिए। अब एक नई बहस शुरू हो जाएगी। वैसे भी इससे पहले वो बहस लगातार हमने देखा है, जब रामदेव जी ने एलोपैथी पर सवाल उठा दिए थे तो किस तरीके से खूब चर्चा देश के अंदर हुई। वैसे आपका स्टैंड उस पर क्या रहा था या अब क्या है, और आप कैसे देखते हैं? क्या लगता नहीं आपको जिस तरीके से कोई भी एलोपैथी पे अगर हल्का भी बोला तो फिर चर्चा बहुत तेजी से? देखिए, गलत फहमियों का इसका समाधान अक्रॉस द टेबल बैठ के होना चाहिए। स्वामी रामदेव जी ने जो मानव जाति के लिए उपकार किया है, ये हमेशा पूरा इतिहास इसे याद रखेगा। ये भारत का बड़ा एक दुर्भाग्य की बात रही है कि मरने के बाद मेडल दिए जाते हैं। स्वामी रामदेव जी लगभग डायरेक्ट या इनडायरेक्टली 200 करोड़ लोगों को योग सिखा चुके हैं। जो गर्त में जा रहे थे लोग, जिनको ब्लड प्रेशर की शुरुआत हो गई थी, डायबिटीज़ की शुरुआत हो गई थी, वो उससे बाहर निकल आए। आज तक दुनिया में किसी की भी डायबिटीज़ इंसुलिन लगाने से ठीक नहीं हुई, लेकिन 50 लोगों की डायबिटीज़
पतंजलि में जाके पिछले 1 साल के अंदर जिन्होंने योग किया, अपनी लाइफस्टाइल सुधार ली, अपनी गलतियाँ सुधार ली, उनकी जड़ से ठीक हो गई डायबिटीज़, ये बड़ी अच्छी बात है। और हज़ारों लाखों लोगों ने अपनी बीमारियों की जो शुरुआत हुई थी वो बीमारियाँ रिवर्स कर ली, ये बड़ी अच्छी बात है। केवल समझ की बात है, समझना चाहिए इस चीज़ को, और इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी एक पैथी पिछले 3 साल के इतिहास में ये प्रूव हो चुका है कि कोई भी एक पैथी मानव जाति की बीमारियों को दूर नहीं कर सकती। अगर कंबाइंड होलिस्टिक अप्रोच रहेगा, इंटीग्रेटेड अप्रोच रहेगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। और मुझे अभी पता लगा है कि भारत के जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐसा एक प्रारूप भी बनाया है कि 2030 तक इंटीग्रेटेड अप्रोच आएगा इंटीग्रेटेड मेडिसिन का। इसे हमें बड़ा संबल मिला है और मैंने तो मुहिम छेड़ दी है। आपके माध्यम से मैं जनता का समर्थन चाहता हूँ कि जनता भी इस चीज़ में आगे बढ़े कि उनका फायदा किस चीज़ में है, क्या केवल एक अकेली पैथी में है। अगर किसी डॉक्टर के बच्चे को किडनी की दिक्कत होगी तो डॉक्टर चाहेगा कि इस बच्चे को चाहे एलोपैथी से ठीक करूं या आयुर्वेद से या नेचुरोपैथी से, ये बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहिए। लेकिन मरीज के लिए फिर हमारा ऐसा व्यवहार क्यों होता है? मरीज अगर आता है तो उसको भी हम किसी ना किसी तरह से अच्छा ये डॉक्टर साहब, और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरीके से उस पर प्रकाश डालें, सच सच बताएं। अभी तो मैं देख रहा हूँ जैसे भी कोई बीमार हो रहा है आपके पास भी आ रहा है और दूसरे डॉक्टर्स के पास जा रहा है, तो दवाई की बहुत लंबी लिस्ट है, एलोपैथी की दवाइयाँ भरमार हैं। लेकिन लगातार मैं भी पढ़ता रहा, देखता रहा कि नॉनवेज कहीं ना कहीं उन दवाई में डाला है। कोई मछली से दवाई बनती है, कोई किसी दूसरे जानवर है उनसे दवाई बनती है। तो डॉक्टर साहब, मतलब मरीज ठीक होना चाहिए जो उस दवाई में कुछ भी है। आप क्या मानते हैं, और क्या आप भी अपने मरीजों को लिखते हैं इस तरीके से दवाई जिनमें नॉनवेज होता है? देखिए, नॉनवेज जो दवाइयाँ होती हैं उनका अल्टरनेटिव भी होते हैं, सेफ अल्टरनेटिव होते हैं। जैसे ये दवाई है, ये इस पर ग्रीन मार्क है इसके ऊपर, और जो नॉनवेज दवाई होती है उस पर रेड मार्क होता है। तो अगर हम बता दें मरीज़ को, जैसे जैन लोग हैं वो लोग नॉनवेज नहीं लेते, मेरा परिवार हम लोग नॉनवेज नहीं लेते, जिन्होंने अमृत चख रखा है वो लोग नॉनवेज नहीं लेते। तो अगर हम बता दें मरीज़ को कि भाई आप ये लेना चाहते हैं, लेना चाहते हो, तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर बाद में किसी को अचानक पता लगे तो मलाल होता है। तो केवल इमरजेंसी सिचुएशन में मरीज़ के जो रिश्तेदार हैं उनसे पूछ के अगर वैसी दवाई लगानी पड़े तो एक मजबूरी की बात है, अदरवाइज रूटीन में वैसी दवाई से काम चल सकता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल, अब खूब वायरल हुए आप कोरोना काल में, आपको याद होगा आपकी वीडियोस वायरल हुई लगातार, और एक वीडियो में आप लगातार जो पंचगव्य है उसको लेकर आप लगातार वायरल हुए। लोगों ने तमाम तरह तरह की प्रतिक्रिया उस पर दी। आप किस तरीके से देखते हैं आज उस पर, आपका क्या स्टैंड है? लोग तो लगातार आपको ट्रोल किया। आज आपसे पूछूं, उस पंचगव्य की बात की थी, आज आप उसको उस स्टैंड पर हैं, आप बने हुए हैं, या अभी आपको लगता है कि इस पर और चर्चा होनी चाहिए, या आपके पास कोई साइंटिफिक कोई प्रूफ है, या आप कोई ऐसा कोई क्लू आप देंगे जो दर्शकों को लगे कि हाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल सटीक बात कर रहे हैं? नवीन जी, मीडिया ने बड़ा समर्थन किया मेरा, और कुछ लोग जो नहीं समझ पाए तो उन्होंने ट्रोल किया, तो वो भी मेरे भाई हैं। आज नहीं तो कल उनके भी समझ में आएगा। देखिए, जहाँ पे बीड़ी, शराब, सिगरेट पीने से कैंसर जैसी बीमारियाँ होती हैं, मुंह का कैंसर होता है, आंतों का कैंसर होता है, उसके ऊपर तो लोग ऑब्जेक्शन नहीं करते। और जहाँ कैंसर पंचगव्य से ठीक होता है उसके ऊपर लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भारत में लगभग 9 करोड़ गायें हैं, तो 9 करोड़ परिवारों को गाय के गोबर से आजीविका मिल सकती है, ऐसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। फिर जो पंचगव्य के बारे में एक एक चीज़ से कितना क्या क्या फ़ायदा होता है, ऐसे रिसर्च हुई है काफ़ी, और बड़ी सारी रिसर्च होने अभी बाकी है। अमेरिका में तो जो मानव जाति के ह्यूमन बॉडी के फीसेस से, उनकी लैट्रिन से, मानव जाति की लैट्रिन से पूप पिल्स बनाई गई हैं, पूप पिल्स, और वो हज़ारों रुपए की बिकती हैं, जो तरह तरह की बीमारियों में काम में आती हैं। उसको लेने से लोग संकोच नहीं करते। और फिर मैंने सुना है, अपने मुंह से सुना है, नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक एक ही डॉक्टर का नाम मेरे सामने लिया उन्होंने टीवी पे, कि आचार्य चरक ने मानव जाति का बड़ा उपकार किया है, मानव जाति आचार्य चरक को कभी भूल नहीं सकती, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने बोला है। आचार्य चरक ने अपनी चरक संहिता में बताया है कि अगर प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी नॉर्मली ना हो पा रही हो, बड़ी मुश्किल हो, तो 2.5 किलो गाय का गोबर लेके उसको निचोड़ के उसका रस निकालें, आधा कप रस निकालें, उस रस को अगर पिला दें तो नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाएगी, और फिर हमें ऑपरेशन की इस तरह की नौबत नहीं आएगी। तो उसका पूरा लाभ सबको इसी को उठाना चाहिए। हम तो उसका लाभ उठाते हैं, और हम रिकमेंड करेंगे कि इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए कि उसको गाय के पंचगव्य को हम टैबलेट के रूप में लें, उसको रिफाइन करके उसे सिरप के रूप में लें, कैप्सूल बनाएं, टैबलेट लें। इस ऊपर बड़ी सारी रिसर्च होनी चाहिए। देखिए, सूरज की रोशनी के ऊपर बड़ी रिसर्च हुई है कि इसमें विटामिन डी आती है, लेकिन चंद्रमा की रोशनी के ऊपर रिसर्च नहीं हुई अभी तक कि इसमें आखिर ऐसा क्या है कि भारत के लोग पिछले कई हजार सालों से शरद पूर्णिमा पे खीर बना के रखते हैं छत पे, और सुबह उसे खाते हैं। वो औषधि का काम करती है, उसमें दमे की शिकायत वालों के लिए बड़ी अच्छी रहती है, डायबिटीज़ के लोगों के लिए अच्छी रहती है, तरह तरह के लोगों के लिए वो फायदा पहुंचाती है। तो इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। इस बात पे भी रिसर्च होनी चाहिए कि शंख बजाते हैं जब,
तो अगर 3-3 बार सुबह शाम शंख बजाएं तो भारत में जबलपुर के प्रोफेसर एंड हेड कार्डियोलॉजी के उन्होंने रिसर्च की 11,000 लोगों पे कि हार्ट अटैक से हम बच सकते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर की दिक्कत नहीं आएगी अगर हम सुबह शाम शंख बजाएंगे। फिर इसी तरह से हम घर की छत पे झंडा लगाएंगे तो हमें डिप्रेशन रह नहीं सकता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी झंडा लगाएगा वो उसका फ़ायदा उठाएगा। ये भारत के झंडे को एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा ना समझें या खाली शंख को एक प्रतीक ना समझें। भारतीय संस्कृति बड़ी महान है, मैंने उसको जिया है, मैं आगे भी जीता रहूँगा और मैं चाहता हूँ कि लोग इन गहराइयों को समझें और इसका पालन करें और उसका फ़ायदा उठाएं। डॉक्टर साहब, मैं तो वीडियोस देख रहा था, आप सोने की बात कर रहे थे कि आप बालकनी में सोते हैं, आप बड़ी सादगी वाली लाइफ दिखा रहे थे। आप तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर तो बहुत हाई प्रोफाइल है, बहुत पैसे वाले माने जाते हैं। डॉक्टर को तो उनका तो छोटा छोटा टाइम भी बड़ा कीमती नज़र आता है। तो आप ऐसी लाइफ स्टाइल वाकई जीते हैं, सिर्फ वीडियो कंटेंट में ये नज़र आ रहा है? देखिए, मुझे तो दवाइयों से डर लगता है मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होने से डर लगता है, तो मैं सिंपल लाइफस्टाइल जीता हूँ। सिंपल लाइफस्टाइल का बड़ा फ़ायदा होता है। पिछले 25 साल पहले मेरी शादी हुई थी, ये मेरा 25 साल पहले का कोट है, तो वो मुझे बड़ा फिट आता है। अभी शादी का कोट है, बड़ा अच्छा लगता है। 35 साल से मेरा 46-47 kg वेट रहता है, आधा किलो से ज़्यादा का वेरिएशन नहीं होता, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं पिछले 15 साल से मच्छरदानी में बाहर सोता हूँ गर्मियों में। जितनी मर्जी गर्मी हो, मैं कूलर, AC और ये सब पंखे नहीं चलाता बिल्कुल भी। 15 साल से मैंने कोई पंखा, कूलर, AC नहीं चलाया। मरीजों के लिए सुविधा कर रखी है, सारी सुविधा है। मरीज परेशान होकर आते हैं तो उसमें कोई इसमें जरा सा भी वो कोताही नहीं बरती जाती। लेकिन मैं तो मच्छरदानी में बाहर बालकनी में सोता हूँ, ये आपको दिखाऊंगा, आप देखिए। मच्छरदानी में सोते हैं कि पूरा परिवार इसी तरीके से सोता है? मेरी गुड़िया सोती है, मैं सोता हूँ, वाइफ अंदर सो जाती है, बरामदे में सो जाती हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है, हम नेचुरल तरीके से सोते हैं। दूसरा, मेरी दीदी पानीपत रहती हैं, तो मैं साइकिल से पानीपत जाता हूँ। यहाँ से 35 किलोमीटर है, 2 घंटे जाने के 2 घंटे आने के। मैं रक्षाबंधन पे भी, भैया दूज पे भी जाता हूँ, 4 साल हो गए। और हर कार्तिक के महीने में पिछले 4 साल से मैं कुरुक्षेत्र जाता हूँ। सुबह 4-4:30 बजे जाता हूँ, 1.5 घंटे में कुरुक्षेत्र से सुबह सरोवर में डुबकी लगाता हूँ। कार्तिक में बड़ी ठंड होती है, लेकिन मैं आराम से जाता हूँ, आता हूँ। अगर हम प्रकृति के साथ रहेंगे तो प्रकृति में हर बीमारी को ठीक करने का समाधान है। गुरु नानक देव ने 53-54 हज़ार किलोमीटर की यात्रा पैदल कर ली। स्वामी विवेकानंद ने पूरे देश की यात्रा पैदल कर ली। भगवान बुद्ध ने पूरे देश की यात्रा, वो तो कहते कि हम बीमार नहीं होते। लोग आजकल कहते हैं डॉक्टर साहब कैथल गए थे, बीमार हो गए। हम तो जी दिल्ली होके आए थे, बीमार हो गए। तो प्रकृति नहीं बीमार कर सकती, उल्टा खान पान रहन सहन बीमार करता है। हम खान पान रहन सहन को ठीक रखेंगे तो बीमारी छू नहीं सकती, ऐसा मेरा विश्वास है। हमें कभी भी एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पापा 90 वर्ष के हैं, 90 ईयर्स के हैं, 100% हेल्दी है, पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं, हमेशा निरोगी रहते हैं। सुबह लगभग 1.5-2 घंटे योग करते हैं, 3-3 किलोमीटर की वॉक करते हैं सुबह शाम, और फिर 4 घंटे सुबह पूजा पाठ करते हैं, संस्कृत का उच्चारण करते हैं, 4 घंटे शाम को करते हैं। पूरा दिन वो धर्म कर्म में गुजारते हैं, उससे हमें बीमारी छू नहीं सकती कभी भी। मतलब इतने सालों से, 25 सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई लाख मरीज आपके पास हैं। मतलब अब मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा कोई मरीज़ आपको याद हो जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में हो और आपने अपनी दवाइयों से और अपने इलाज से उसको ठीक करके भेजा हो? कुछ ऐसी कहानी आपको याद हो? देखिए, ठीक करने वाला तो भगवान है, हम तो एक माध्यम है। तो अभी पीछे एक बच्चा आया था, तो परिवार आया उनका बच्चे को लेके। उन परिवार के पहले 13 बच्चे एक्सपायर हो गए थे। करनाल ज़िले में जडोली गांव का बच्चा था, तो 750 ग्राम का बच्चा था। उनके पहले 13 बच्चे एक्सपायर हो चुके थे। उस बच्चे को हमने नर्सिंग में रखा, हमारी पूरी टीम ने काम किया, सारी स्टाफ, नर्सेज, मेरे जूनियर डॉक्टर, हमने मिलके पौने 2 महीने में हमने उसको बच्चे को बिल्कुल ठीक बचा लिया और वो खुश होके गए। इसी तरह से एक ट्विंस बच्चे आए मेरे पास, एक 750 ग्राम का था, एक 950 ग्राम का। पटियाला से आए वो बच्चे, कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल से में पहले एडमिट थे 1 दिन के लिए। तुरंत उनको वहाँ पे अच्छा नहीं लगा, फिर मेरे पास ले आए। तो हमने उनको 25 दिन तक रखा, दोनों बच्चों को 25 दिन हमने बिना ऑक्सीजन के उनको ठीक किया। डेली मालिश करी, डेली नहलाया उनको अच्छा, उसको बिल्कुल जैसा माँ के पेट में वातावरण मिलता है वैसा वातावरण भी दिया, और वो बच्चे 25 दिन में ठीक हो गए। अब आते रहते हैं मेरे पास, तो उसे अच्छा लगता है। करने वाला तो भगवान है, लेकिन हमारे हाथ से कुछ सेवा एक होती है और उसका रिजल्ट मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। डेडिकेशन मैटर करता है, और नेचर के प्रिंसिपल के साथ में हम रहेंगे तो अच्छा रहेगा। 3 साल से हर बड़े बच्चे को मैं हमेशा योग करने के लिए कहता हूँ कि प्राणायाम करो, सूर्य नमस्कार करो, जिससे कि जल्दी जल्दी ठीक हो गए। आधी दवाई की जरूरत पड़ेगी, और वैसा लोगों को पसंद भी आता है, बड़े खुश होते हैं लोग। अभी डॉक्टर साहब, कोरोना काल अभी बीता है और फिर से अभी चर्चाएं हैं कि फिर से कोरोना ना आ जाए। सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कई शहरों की, हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी के साथ, जिसमें तुरंत मृत्यु मरीज की हो रही है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, आप तो लगातार इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, और लगातार मरीज भी आप देख रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ सलाह दर्शकों को जो जानना चाह रहे हैं, क्योंकि लगातार अगर डॉक्टर का मतलब है तो इलाज सबसे पहले नज़र आता है। देखिए, अगर लाइफस्टाइल मुकम्मल रख लें तो बीमारी छू नहीं सकती, मेरा इस चीज़ का मानना है। मैं 5 पॉइंट बताता हूँ लाइफस्टाइल के, किसी भी बीमारी से बचाने में वो कामयाब रहेंगे।
ना हार्ट अटैक होगा, ना डायबिटीज़ होगी, ना ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी, ना जोड़ों का दर्द होगा, ना दमे की शिकायत होगी। 5 काम करने हैं, ये 5 काम कर लेंगे, ये सारे सभी लोगों के लिए, जो भी आपके चैनल से देख रहे हैं लोग, वो सबके लिए कामयाब हैं, बड़े फ़ायदेमंद रहेंगे। मैं तो उनका पालन करता हूँ, जो इसका पालन करेगा वो इसका फ़ायदा उठाएगा। एक तो शाम को सूरज छिपने तक खाना खा लें, उससे 1 आधा घंटा पहले 1 आधा घंटा पीछे, मतलब बहुत ज़्यादा लेट नाइट खाना ना खाएं। अगर सूरज छिपने के जितना देर बाद खाना खाएंगे वो पचेगा नहीं, कलेजे पर रखा रहेगा, वही अधपचा खाना बीमारी का कारण है, उसी से होती है ब्लॉकेज, उसी से हार्ट अटैक के चांस बढ़ते हैं। तो एक तो शाम को खाना जल्दी खा लें, फिर थोड़ी सी सैर करने की कोशिश कर लें, और फिर रात को जल्दी सो जाएं। ज़्यादा स्क्रीन टाइम, रात को लेट नाइट तक स्क्रीन टाइम ज़्यादा ना लगाएं, तो 10 बजे तक सो जाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। उसके बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठ के 1.5-2 घंटे योग करना पड़ेगा। 15 मिनट की फूंक मारने से नहीं काम चलेगा, समय निकालना पड़ेगा। 10% हम पैसा टैक्स का देते हैं तो कहते हैं हमारा वाइट मनी हो गया, इनकम टैक्स हमने दे दिया, 10% से भी हमारा, तो चलो अच्छी बात है। इसी तरह से 10% टाइम 24 घंटे में से 2.5 घंटे अगर हम बॉडी के लिए दे देंगे तो बीमारी छू नहीं सकती। लोग कंप्रोमाइज़ करते रहते हैं, समझौता करते रहते हैं। तो सुबह उठ के 5 पे उठ के 2 घंटे योग के लिए दें, 1 घंटा दे दें, 1.5 घंटा दे दें, योग के लिए अच्छा समय दें, 10% टाइम दे दें। इसी फिर समय समय पे मालिश करें। मालिश भारत की बहुत अच्छी वैक्सीन है। मालिश ऐसी वैक्सीन है कि बीमारी होती नहीं आसानी से, जो बीमार है उसको भी ठीक करेगी और बीमार होने नहीं देगी। मालिश का लोग फ़ायदा उठाएं। इन चीज़ों को लोग हल्के में ले लेते हैं, मजाक में ले लेते हैं, यही हमारी निरोगी रहने का कारण है। इसी तरह से सैर भी करके आए, आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी भी करें। बच्चे आते हैं जिम में 10-15 मिनट के लिए जाके इतने बड़े बड़े डिब्बे ले आते हैं कि जी हम ये खाएंगे, क्या कहते हैं, सप्लीमेंट खाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप के देश में, जिन्होंने सप्लीमेंट कभी देखे भी नहीं, उन्होंने 20-20 फुट के ऊंचे किले पे से वो लगा दी, छलांग लगा दी। ऐसे लोगों की बराबरी करने के लिए हमें किसी नकली सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती। घर का बना हुआ पेट भर के खाना खाएं, समय से उठें, आउटडोर एक्टिविटी अच्छी करके आएँ, तो हमें बीमारी छू नहीं सकती। फिर 21वीं सदी की सबसे बड़ी हेल्थ से रिलेटेड रिसर्च हुई है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो फ़ायदा उठाएगा, हम तो जाने अनजाने में इंटरमिटेंट फास्टिंग का फ़ायदा उठाते हैं। 25 साल से, जब से मेरी शादी हुई है, हम लोग 2 ही टाइम खाना खाते हैं, सुबह 9-10 बजे खाना खाते हैं, शाम को 6-7 बजे तक खाना खा लेते हैं। और पिछले 6 सालों से हम लोग चतुर्मास में सावन, भादो, आसूस, कार्तिक 4 महीने हम एक ही टाइम खाना खाते हैं। हम लोग फिट रहते हैं। जो ज़्यादा खाना खाते हैं उनकी बीमारी नहीं ठीक होती, और जो कम खाना खाते हैं उन्हें बीमारी हो ही नहीं सकती। स्वामी रामदेव जी ने पिछले 20 साल तक उन्होंने अन्न खाया ही नहीं, कितना फिट रहे, कई लाख किलोमीटर की उन्होंने यात्रा कर ली और वो हमेशा फिट रहे। इसी तरह से हम लोग भी ऐसा करते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनी लाइफ में ज़रूर समय दें। लोग खाते रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक खाते रहते हैं, ऐसा ना करें। 8 घंटे खाना खाएं, मर्यादा का पालन करें। 8 घंटे खाना खाएं, 16 घंटे पेट को खाली रखें, फिर बीमारी छू ही नहीं सकती। जब खाना पचता नहीं, सड़ता रहता है, जब हम फिजिकल आउटडोर एक्टिविटी नहीं करते या ज़्यादा खाते रहते हैं, वो बीमारी का कारण। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो बीमारी होगी नहीं, इसी का ध्यान रखें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया, और डॉक्टर साहब ने बताया अपने लाइफस्टाइल के बारे में भी, जो 25 साल से लगातार जीते आए हैं, जो खुद इन्होंने देखा है, और वाकई आप सभी को पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब क्या फ़ायदा मिला मैं बताता हूँ। जो मेरा बेटा है उसने MBBS कर लिया, अब MD कर रहा है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट बन रहा है। जो मेरी गुड़िया है सौम्या, वो 16 साल की है अभी। जब से वो पैदा हुई है, पिछले 16 साल से वो डेली सुबह 5 में नहाती है। जब वो 2.5 साल की थी तो योग करने लग गई थी। जब वो 3.5 साल की थी तो उसने सरस्वती मंत्र की दीक्षा ले ली और उसने 3 किलोमीटर की डेली सैर करना शुरू कर दी और 1 घंटा योग करना शुरू कर दिया। और ऐसा 6.5 साल की उम्र में उसने एकादशी के और नवरात्रि के व्रत रखने शुरू कर दिए। तब से लेकर 10 साल हो गए, हमेशा नवरात्रि का एकादशी के व्रत रखती है। और 9 साल की उम्र में उसे पूरी भगवद गीता कंठस्थ हो गई। 9 साल की बच्ची को भगवद गीता कंठस्थ हो जाए, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। होता तो भगवान की कृपा से है, अद्भुत है। कोई 1 लाख रुपए देके भी भगवद गीता याद नहीं करा सकता। लेकिन सात्विक अगर हमारा खान पान रहन सहन है तो बीमारी छू नहीं सकती। उनका हेल्थ इंश्योरेंस हो जाता है। तो हमारे यहाँ तो सारा हर तरह का इंश्योरेंस अवेलेबल है ये। लेकिन मैं चाहता हूँ कि संस्कारों का इंश्योरेंस इसकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। संस्कार देंगे तो हमें उसका डेफिनेटली आउटपुट मिलेगा। मैं भारत के सभी देशवासियों से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर अपने खान पान रहन सहन को सुधार लें। मेरी तो जो लाइव सेशन है मेरे जगदम्बा बेबी के यूट्यूब चैनल पे हर बीमारी के बारे में है कि अगर डायबिटीज़ ठीक करनी है तो ये वाला योग करें, ये वाला खाना खाएं। अगर किसी को फैटी लिवर ठीक करना है तो ये वाला खाना खाएं, ये वाला योग करें। मैं डेली का अपना खाना अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाता हूँ। 3.5 लाख लोग मेरे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और मैं हर संडे को लाइव होता हूँ शाम को 4 से 5। जो मेरे से रूबरू होना चाहें, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर केवल हेलो का मैसेज कर दें तो मेरे साथ वीडियो कंसल्टेशन का उनको वो मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, वो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर मनोज मित्तल ने बहुत बेबाकी से, बहुत अच्छे तरीके से सवालों के जवाब दिए, अपने लाइफस्टाइल के बारे में बताया और बताया कि किस तरीके से आप फिट रह सकते हैं। आप भी अपनी राय रखिए और लगातार इसी तरीके से हेडलाइंस इंडिया के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को शेयर करना कतई मत भूलिए। नमस्कार।